everyone, how are you all? Welcome back to the channel 5 Minute Study. So today we will start the new chapter of history, class 10th SST NCRT course, chapter number 4, the age of industrialization. This chapter is not coming in your board exam, but it will come in your PT exams. So it is necessary to read this chapter and related concepts. So आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है डॉन ऑफ द कंट्री, जिसे E.T. पॉल म्यूजिक कॉरपोरेशन ने पब्लिश की थी न्यूयॉर्क इंग्लैंड 1900 में, जिसमें यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी है। डॉन ऑफ द कंट्री, मार्च, 2 स्टेप्स, ये क्या है ये भी हमें यहाँ से पता चलेगा। सो 1900 में एक पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर थे E.T. पॉल, जिन्होंने एक म्यूज़िक बुक प्रोड्यूस की थी, जिसमें जो कवर पेज थी, जिस बुक का जो कवर पेज था उसमें ये फ़ोटो लगी हुई थी। और ये जो था ये द डॉन ऑफ द सेंचुरी नाम का एक म्यूज़िक बुक उन्होंने पब्लिश किया था। तो हम इसके इलस्ट्रेशन से ही देख सकते हैं कि जो पिक्चर की सेंटर पर है वो एक गॉडेस जैसी एक फिगर बनी हुई है। ठीक है, एक एंगल ऑफ द प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस एंगल, एंजल है, एक एंजल खड़ी है बीच में, गॉडेस लाइक फिगर, और उनके हाथ में एक न्यू सेंचुरी का फ्लैग है। आप थोड़ा सा यहाँ से आप देख सकते हैं, बुक में भी यहाँ पे उनके हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर है जेंटली एक जो है वो विंग्स, वो एक पहिए पे खड़ी हुई हैं, जिसके विंग्स हैं। ठीक है, जो कि टाइम को सिंबलाइज कर रहे हैं, और वो अपनी पहली उड़ान जो है वो फ्यूचर की ओर रख रही हैं। तो उसमें उड़ते उड़ते उनके पीछे कुछ उनके आगे वाले प्रोग्रेस के साइंस है, जैसे कि रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। अगर आप देख सकते हैं तो, अगर आपको दिख रही हो इस पिक्चर में, नहीं तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो जो इन मशीन्स और टेक्नोलॉजी का जो ये ग्लोरिफिकेशन है इस पिक्चर में जो मार्क किया गया है, वो इस ट्रेड मैगजीन के पेजेस के ऊपर है। और ओवर 100 ईयर्स अगो, यानी 100 साल पहले इसमें 2 मैजिशियंस दिखे करते थे। ठीक है, एक जो टॉप पे था वो था अलादीन, जो कि ओरिएंट से था। ओरिएंट क्या है, ये कंट्री है ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन में, जिसको यूजुअली एशिया रिफर करते हैं। ठीक है, तो ऊपर टॉप पे तो अलादीन थे, जिन्होंने एक ब्यूटीफुल प्लेस बनाई थी अपने मैजिक लैम्प से, और नीचे बॉटम में एक मॉडर्न मैकेनिक थे अपने मॉडर्न टूल्स के साथ, जो कि नया मैजिक वीव कर रहे थे, बुन रहे थे, जिसमें वो ब्रिज, शेप, टावर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब बिल्ड कर रहे थे। अलादीन को यहाँ पर दिखाया गया है, वो ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो मैकेनिक है वो वेस्ट और मॉडर्निटी को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 मैजिशियंस, ये साइड में पिक्चर दे रखी है। ठीक है, तो ये जो इमेजेस है ये मॉडर्न वर्ल्ड को लेकर ऑफर करती हैं। इस अकाउंट में जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो एसोसिएटेड है बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल चेंज और इनोवेशंस, मशीन, फैक्ट्री, रेलवे और स्टीम शिप्स के साथ। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री जो है वो एक सिंपली डेवलपमेंट की स्टोरी को लेकर है, क्योंकि जो भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो भी हम पुरानी बातें पढ़ेंगे वो सारी की सारी कंट्री के डेवलपमेंट से ही जुड़ी होगी, और जो मॉडर्न एज है वो भी उसमें दिखेगा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के टाइम के साथ साथ। तो ये जो इमेजेस और ये एसोसिएशन है ये दिखा रही कि कितनी ये इमेजिनेशन के बेस पर ही कितनी पॉपुलर हुई। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे, हम सबसे पहले ब्रिटेन जो कि पहला इंडस्ट्रियल नेशन है उसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। फिर हम इंडिया पे आ जाएंगे, जहाँ पर कैसे इंडस्ट्रियल चेंज कैसे हुआ वहाँ पर कॉलोनियल रूल की वजह से। तो पहले हम ब्रिटेन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर हम इंडिया पे आएंगे। सो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब तक हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, जिन रिवॉल्यूशन, ये सारे कर लिए। अब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे। सो ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। तो जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम इसमें बात करेंगे तो वो सारी की सारी फैक्ट्री और इंडस्ट्री के ग्रोथ से एसोसिएट होगा। तो जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री के प्रोडक्शन से रिफर करते हैं उसे। जब भी हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो यानी कि फैक्ट्री वर्कर्स की।
तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्रीज जो है वो हमेशा पहली फैक्ट्री के सेट करने से शुरू होती है। यानी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई, फिर उसको देखते देखते कौन कौन सी फैक्ट्री सेटअप हुई, ये चीज़ें। इन तरीके के आइडियाज़ के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है। इवन जो पहले की फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड और यूरोप में अपने लैंडस्केप को डॉट कर लेती थी, शुरुआत करती थी डॉट करना, फिर लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करती थी इंटरनेशनल मार्केट के लिए। तो ये फैक्ट्रीज के ऊपर बेस्ड नहीं था। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे वो अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज को एज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो यानी किसी पहली चीज़ को या शुरू शुरू में जो आई हो कोई चीज़ उसको इंडिकेट करना, ठीक है, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। 17th और 18th सेंचुरीज में मर्चेंट्स जो थे वो टाउन्स, यूरोप में जो टाउन्स थे उसमें कंट्री साइड में वो मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने मनी को, पैसों को सप्लाई करना शुरू कर दिया पीजेंट्स और आर्टिशियंस को, ठीक है। वो सारे के सारे जो भी प्रोडक्ट्स वो कर रहे थे, बना रहे थे, ला रहे थे, वो सारे के सारे वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड की एक्सपेंशन के साथ और कॉलोनियल्स की एक्विजिशंस के साथ अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में जो गुड्स की डिमांड थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन जो मर्चेंट्स थे वो अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहे थे टाउन्स के अंदर। दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। दीज वर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट ट्रेन क्राफ्ट पीपल। ये जो थे ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स के एसोसिएशन में थे जो कि क्राफ्ट पीपल को ट्रेन करते हैं या फिर प्रोडक्शन के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है ये करना सिखाते हैं। कंपटीशन और प्राइजेस को कैसे रेगुलेट करना है ये सिखाते हैं। और जो नए लोग हैं जिनकी एंट्री हो रही है उस ट्रेड में, यानी कि जो लोग उस नए ट्रेड के लिए अपनी नई नई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना ये सिखाती है। तो जो भी जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग गिल्ड्स को परमिशन दे रखी थी कि वो जितने भी उनको राइट दे रखा था कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ट्रेड और प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था नए नए मर्चेंट्स के लिए कि वो अपने बिजनेस टाउन में सेटअप करें। तो इसलिए वो कंट्री साइड में मूव कर लेते थे टाउन्स में बिजनेस सेट करने की वजह से। कंट्री साइड में जो पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिशियंस थे, वो मर्चेंट्स के साथ काम करना शुरू कर रहे थे। हमने पहले भी देखा था लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में कि जो टाइम था एक ऐसा वक्त था जब जो ओपन फील्ड्स फॉर डिसअपियरिंग, यानी जो खुली खुली खेत थी वो गायब हो रही थी, ठीक है। कॉमन्स वर बीइंग एनक्लोज्ड, ठीक है। कॉटेजर्स, पुअर पीजेंट जो कि पहले कॉमन लैंड्स पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट थे, वो अब फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल, हे, स्ट्रॉ, ये सारे के सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज जो है इनकम के, उसको उनको झांकना पड़ रहे हैं। वो लैंड उनसे छीने जा रहे हैं। बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स जो है लैंड के वो पूरे घर के लोगों के लिए काम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जब मर्चेंट्स आए और उन्होंने कुछ एडवांस्ड उनको ऑफर किया कि वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सके उनके लिए, तो पीजेंट जो थे वो लालच में उन्होंने जल्दीबाजी में हाँ कर दी। मर्चेंट्स के साथ काम करने में दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड, वो कंट्री साइड में ही रह गए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी प्लॉट्स को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। तो जो भी इनकम आ रही थी उनके प्रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से, वो सारी की सारी उनकी कल्टीवेशन की जो इनकम थी वो धीरे धीरे करके छोटी हो जा रही थी क्योंकि वो सप्लीमेंट कर रहे थे उसमें। तो इसलिए उन्हें फुलर यूज़ के लिए परमिशन दी जा रही थी अपने फैमिली लेबर रिसोर्सेज के लिए। फुलर क्या है? एक पर्सन जो कि पूरी फुल करता है, यानी हु फुल्स दैट इज गैदर्स क्लोथ बाय प्लीटिंग, ठीक है। विद इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप होता है टाउन और कंट्री साइड के बीच में। तो मर्चेंट्स जो कि टाउन्स के ऊपर बेस्ड है लेकिन उनका काम मोस्टली कंट्री साइड में हो रहा है। तो जो मर्चेंट क्लॉथियर है इंग्लैंड में वो वुल परचेज कर रहा है वुल स्टेपलर से, ठीक है, और उसे स्पिनर्स में लेके जा रहा है, यार्न कर रहा है, फिर स्पन हो रहा है, फिर अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन हो रहा है, फुलर हो रहा है, फिर डायर हो रहा है। तो जो फिनिशिंग है वो लंदन में हो रही है। फिर उसका एक्सपोर्ट जो भी है एक्सपोर्ट, वो मर्चेंट क्या कर रहा है, वो क्लोथ को इंटरनेशनल मार्केट में भेजा एक्सपोर्ट करके। तो लंदन एक तरीके से फिनिशिंग सेंटर हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। स्टेपलर का यहाँ पे मतलब क्या है कि एक पर्सन जो कि वुल्स को स्टेपल करके उसे फाइबर के अकॉर्डिंग से बल्क करके बल्क में सामान भेज रहा हो। ये जो प्रो इंडस्ट्रियल सिस्टम है ये एक तरीके का कमर्शियल एक्सचेंज का ही पार्ट है। इसे मर्चेंट्स कंट्रोल करते हैं और गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लार्ज नंबर में, तो वो
वो चीज़ वो कंट्रोल करते हैं। हर एक प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में 20 to 25 वर्कर्स जो हैं, हर एक मर्चेंट उनको काम देता है। इसका मतलब कि हर क्लॉथ 1000 यानी 100 वर्कर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पैरा शुरू करेंगे, द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड केम अप बाय द 1730s की जो शुरू की फैक्ट्रीज थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी 1730s में, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में फैक्ट्रीज जो थी वो मल्टीपल हुई थी। यानी शुरू में तो आई 1730s में, लेकिन 18th सेंचुरी के लेट में फिर और फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई। तो जो पहला सिंबल था इस नया एरिया का वो था कॉटन। इसकी जो प्रोडक्शन थी वो लेट 19th सेंचुरी में बनी। 1760 में ब्रिटेन जो था वो 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन यानी कच्चे कॉटन को अपनी कॉटन इंडस्ट्री में इंपोर्ट कराते थे। 1787 में क्या हुआ कि ये जो इंपोर्ट करा रहे थे वो 22 मिलियन पाउंड्स बढ़ गया, 2.5 से 22 मिलियन पाउंड्स बढ़ गया। तो एक तरीके से जो इंक्रीमेंट हुआ, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी चेंज हुआ। तो अब क्या हुआ वो हम ब्रीफली इसके बारे में जानेंगे। A series of invention in 18th century increased the efficacy of each step of the production process। कि जो अलग अलग जो सीरीज थी इन्वेंशन की 18th सेंचुरी में, वो अलग अलग प्रोडक्शन के प्रोसेस के हर एक स्टेप के साथ बढ़ रही थी। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, फिर रोल करना। तो इससे क्या था कि आउटपुट पर वर्कर को एनहेंसमेंट मिल रही थी। हर वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा था। दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड यार्न। वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत धागे और यार्न का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो जो रिचर्ड आर्कराइट थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन मिल बनाई थी, टिल दिस टाइम उसमें हमने देखा था कि क्लोथ प्रोडक्शन जो थी वो पूरी तरीके से कंट्री साइड में फैली हुई थी और विलेज हाउस होल्ड में चल रही थी। लेकिन अब जो कॉस्टली, जो बहुत महंगी नई नई मशीन्स थी वो परचेज की उन्होंने, उनको सेटअप किया, फिर मेंटेन किया मिल में। तो मिल के अंदर जितने भी प्रोसेसेस थे वो एक साथ एक छत के नीचे और मैनेजमेंट के नीचे आए, एक साथ लाए गए। तो इससे क्या हुआ, इससे ज़्यादा केयरफुल सुपरविजन की ज़रूरत पड़ी प्रोडक्शन प्रोसेस में, और एक वॉच ओवर क्वालिटी की ज़रूरत पड़ी, लेबर का रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी पड़ी जब प्रोडक्शन कंट्री साइड में था। अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्रीज जो थी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी इंग्लैंड के लैंडस्केप में। तो वहाँ पर जो भी नई नई मिल्स इम्पोज हो रही थी वो सारी देखे जाने वाली थी। जितने भी मैजिकल पावर थी नई नई टेक्नोलॉजी का, वो अलग अलग चीज़ें आ रही थी मार्केट में। तो वो उनका जो कंसंट्रेशन था वो था मिल्स का अटेंशन। ऑलमोस्ट जो भी फॉरगेटिंग बायलेंस थी या वर्कशॉप्स थी वो प्रोडक्शन में अभी कंटिन्यूड थी। अब पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे रैपिड हुआ। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की ग्रोथ ही होता है? नहीं भाई, देखो कोई भी इंडस्ट्री है वो साथ ही साथ फैक्ट्री की ग्रोथ की तो बढ़ाएगी। एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो उस फैक्ट्री को चला रहा है उसकी भी ग्रोथ बढ़ेगी, कंट्री की ग्रोथ भी बढ़ेगी साथ में, ठीक है। कंट्री की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। पहला क्या है कि जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज थी ब्रिटेन में वो क्लियरली कॉटन और मेटल्स की थी इंडस्ट्री। एक तरीके से उनका ज़्यादा पेस में बढ़ना, कॉटन जो था वो एक लीडिंग सेक्टर था पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेस में 1840s तक। उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ गया। फिर रेलवेज की एक्सपेंशन जैसे जैसे बढ़ी तो इंग्लैंड में 1840s से और 1816 के कॉलोनियल टाइम तक जो आयरन स्टील की डिमांड थी वो एकदम से बढ़ गई। तो 1873 में ब्रिटेन जो था आयरन स्टील को कम से कम 77 मिलियन डॉलर में बेच रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। जस्ट उसकी वैल्यू उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट से भी उसकी वैल्यू को डबल कर दिया। दूसरी बात क्या है कि जो नई नई इंडस्ट्रीज थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को इजीली डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे थे। 19th सेंचुरी के एंड में भी लेस देन जो 20% टोटल वर्कफोर्स था वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड थे। टेक्सटाइल जो कि एक डायनामिक सेक्टर है लेकिन लार्ज पोर्शन है उसके आउटपुट का, वो ज़्यादा फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे थे लेकिन बाहर डोमेस्टिक यूनिट्स के अंदर ही। तीसरा कारण क्या बताया है कि जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में चेंज हो रहा था वो स्टीम पावर्ड कॉटन और मेटल्स इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही थी, लेकिन स्टैग्नेट यानी वो दूसरे लोगों को भी काम प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। ऑर्डिनरी और स्मॉल इनोवेशंस जो थे वो
किसी भी ग्रोथ के बेसिस पर थे, ना ही ज़्यादा नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स पे थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पोइट्री, ये सारी चीज़ें। चौथा कारण क्या बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे वो धीरे धीरे स्लोली हो रहे थे, तो ये ड्रामेटिकली पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में आसानी से नहीं फैला। नई नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी, मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो उसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे। मशीन्स जो थी वो टूट जाती थी, फिर उन्हें रिपेयर करना पड़ता था, जो कि बहुत कॉस्टली था। तो ये ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहा इन्वेंटर्स के लिए और मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो उन्होंने क्लेम किया। अब इस स्टीम इंजन वाले केस को कंसिडर करो। जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया था, जिन्होंने न्यू कॉमन और पेटेंट न्यू इंजन निकाला था 1781 में, उनकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थी मैथ्यू बोल्टन, उन्होंने भी एक नया मॉडल मैन्युफैक्चर किया था। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई बायर ही नहीं मिला खरीदने के लिए। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में देयर वर नो मोर देन 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर इंग्लैंड, और पूरे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन्स के ज़्यादा और नहीं था। इसके अलावा 80 जो थे वो कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 जो थे वो वुल इंडस्ट्री में थे, और बाकी जो थे माइनिंग इंडस्ट्री में थे, कैनल वर्कर्स और आयरन वर्कर्स में थे। तो जितने भी स्टीम इंजन्स थे वो सारे के सारे दूसरी इंडस्ट्री में यूज़ नहीं हो रहे थे इतना, उसके और आने वाली सेंचुरी में भी इतना यूज़ नहीं है। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी कि जितनी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, तो जो इंजन उन्होंने निकाले वो लोगों ने खरीदना बंद कर दी, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी उससे स्लो हो रही थी। तो जितने भी हिस्टोरियंस सामने आए जैसे जैसे वो बढ़े, तो उसके साथ जो टिपिकल वर्कर का जो रिकॉग्नाइजमेंट था 19वीं सेंचुरी के मिड तक, वो एक मशीन ऑपरेटर नहीं रहा, लेकिन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन थे और लेबरर थे उनके लिए ये चीज़ थी। हैंड लेबर और स्टीम पावर की बात करें तो विक्टोरियन ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीजेंट्स और वैग्रेंट्स जो थे वो सिटीज़ में मूव कर रहे थे ज़्यादा मात्रा में, ताकि वो जॉब्स के तलाश कर सके, काम कर सकें। एज यू विल नो, जब हमें पता चलेगा कि लेबर की जैसे ही वहाँ पर शॉर्टेज हुई और वेजेस कम हुए, सो इंडस्ट्री हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज और हाई वेज कॉस्टेज। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई लेबर शॉर्टेज की या हाई वेज कॉस्ट की, और वो नई मशीन्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहे थे, ताकि उन्हें ह्यूमन लेबर का कॉस्ट उनका कट जाए और उनका ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो लेबर की डिमांड थी वो सीजनल रहती थी। गैस वर्क, बेवरेज, ये स्पेशली बिजी रहते थे कोल्ड मंथ में, सर्दियों के महीने में। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स जो थे पीक, जब उनका ऑर्डर पीक पे था, पीक डिमांड में रहता था, तब उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड, ये सारे के सारे दिसंबर के पहले वाले एक्स्ट्रा हैंड्स में काम आ जाते थे। लेकिन वाटर फ्रंट में विंटर जो था, विंटर एक ऐसा टाइम था जहाँ पर शिप्स जो हैं वो रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। ये जितने भी ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ का प्रोडक्शन जो है वो सीजन्स के साथ फ्लक्चुएट होता है, तो इंडस्ट्रीज यूजुअली हैंड लेबर को प्रेफर करते हैं, और जिस सीज़न के लिए काम करवाना है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स को हायर करते हैं। तो जो रेंज होती है प्रोडक्ट्स की वो प्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। मशीन्स जो हैं उनको प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म, मास मार्केट के लिए अच्छे गुड्स ओरिएंटेड किए जाते हैं, लेकिन जो डिमांड होती है मार्केट में वो गुड्स की या तो वो उनके डिज़ाइंस हो या फिर उनके स्पेसिफिक शेप्स को लेकर ज़्यादा होती है। 19वीं सेंचुरी के मिड में ब्रिटेन जो था उसके 500 वेराइटीज़ थी हैमर्स की, जो कि वो प्रोड्यूस करता था, और 45 तरीके के एक्सेस वो प्रोड्यूस करता था। तो ये इसमें ह्यूमन स्किल की ज़रूरत पड़ती थी, ना ही मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की। विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास थे, जिनमें अपर क्लास में कौन था, एस्टोरिकेट्स और बर्गेज थे, वो जो भी हैंड से बनी चीज़ें होती थी उसका प्रेफर करते थे। वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो भी थे वो रिफाइनमेंट और क्लास को लेकर सिम्बलाइज किए जाते थे। तो क्योंकि वो ज़्यादा फिनिशिंग के होते थे, इंडिविजुअली प्रोड्यूस हो रहे थे, केयरफुली डिज़ाइन होते थे। मशीन मेड गुड्स क्या होते हैं, वो कॉलोनीज में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे, ठीक है। तो कंट्रीज जिनमें लेबर की शॉर्टेज रहती थी, इंडस्ट्रियलाइज क्या करते थे, मैकेनिकल पावर को यूज़ करते थे, ताकि ह्यूमन लेबर कम से कम उनकी ज़रूरत पड़े। तो ये 19वीं सेंचुरी का केस था। अमेरिका, ब्रिटेन, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ह्यूमन लेबर को हायर करने में। अब वर्कर्स की लाइफ कैसी रही, इस सिचुएशन को देखते रहे, तो जो लेबर की जो कमी थी मार्केट के अंदर वो वर्कर्स की लाइफ को अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल
जैसी खबर आती पॉसिबल जॉब की, तो वो कंट्री साइड में ट्रैवल करना शुरू कर देते थे, कंट्री साइड पहुंच जाते थे, और हजारों लोग सिटीज़ पहुंच जाते थे। तो जो एक्चुअल पॉसिबिलिटी थी कि जॉब मिल जाएगी, वो सारे के सारे फ्रेंडशिप और आसपास के दोस्त वगैरह, रिश्तेदारों के वगैरह रिलेशन में डिपेंड रहते थे कि यार ये हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमें काम दिलवा ही देगा। इफ़ यू हैड अ रिलेटिव और अ फ्रेंड इन फैक्ट्री, अगर आपके किसी फैक्ट्री में आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो यू वर मोर लाइकली टू गेट अ जॉब क्विकली, तो आपको जल्द ही जॉब मिल जाएगी। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शंस, लेकिन हर किसी के साथ सोशल कनेक्शन नहीं रहता। बहुत सारे जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब का वेट करना पड़ता है, रात गुजारनी पड़ती है ब्रिजेस के नीचे, ठीक है, और रात में उन्हें शेल्टर नहीं मिलता, या फिर वो किसी नाइट रिफ्यूजी बन जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल सेटअप कर लेते हैं, या फिर वो कैजुअल वार्ड्स में रहते हैं जो कि पुअर लॉ अथॉरिटीज़ मेंटेन करती है, ठीक है। तो जो वर्कर्स की जो सीजनलिटी पर जो काफ़ी इंडस्ट्रीज प्रोलॉन्ग पीरियड्स में बिना किसी काम के उनको हायर नहीं करती, तो जो बिजी सीजन के जब बिजी सीजन ओवर हो जाता है, तो जो गरीब होते हैं वो वापस से सड़कों पर आ जाते हैं। सम रिटर्न, कुछ तो कंट्री साइड चले जाते हैं। विंटर के बाद जब डिमांड जो होती है लेबर की रूरल एरियाज में खुलती है, तो जो मोस्ट और जॉब्स के लिए देखा जाता है, तो मिड 19th सेंचुरी तक बहुत मुश्किल था वर्कर्स को ढूंढना। वेजेस बढ़ जाते थे कहीं अर्ली 19th सेंचुरी में, लेकिन दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, वो थोड़े बहुत वर्कर्स का भी इसमें प्रॉफिट होता था। एवरेज फिगर जो थे वो वेराइटीज़ को, अलग अलग वेराइटीज़ को छुपा के रखते थे ट्रेड्स के बीच में, या जो भी फ्लक्चुएशंस होता था ईयर टू ईयर में उसमें। तो जब प्राइजेस बढ़ती थी प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे, तो जो रियल वैल्यू थी कि जिस वर्कर को इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उससे आधी इनकम उसे मिलती थी। तो जो वर्कर्स की इनकम थी वो भी उनके वेज रेट पर डिपेंड नहीं रहती थी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ डेज जितना वो काम करते थे, तो उनकी जो एवरेज डेली इनकम होती थी वर्कर्स की, वो उन्हें मिलनी चाहिए थी। लेकिन टाइम्स के बेस्ट पर मिड 19th सेंचुरी में अबाउट 10% जो पर पॉपुलेशन थी वो एक्सट्रीमली पुअर थी, ठीक है। इकोनॉमिक स्लम के टाइम में 1830s में जो प्रोपोर्शन था अनएम्प्लॉयमेंट का, वो 35 से 75% पहुंच गया था अलग अलग जगहों पर। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डर था लोगों के अंदर, वो नई नई टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन को लेकर था कि यार ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हमें काम दिलाएगी। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, स्पिनिंग जेनी क्या है, इसे जेम्स हार्ग्रेव्स ने बनाया था 1764 में। ये मशीन जो थी जल्दी जल्दी स्पिनिंग प्रोसेस कर लेती थी और लेबर डिमांड इसकी कम होती थी। लेकिन जब स्पिनिंग जेनी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ बच्चों? इंट्रोड्यूस्ड हुआ वुलन इंडस्ट्री में 17, ठीक है, ये यहाँ पे नाम दे रखा है, ये हाईलाइट हो रखा है। 1764 में जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो वुमेन्स जो सरवाइव कर रही थी हैंड स्पिनिंग में, अब उन पे भी अटैक होना शुरू हो गया, यानी उनको भी काम नहीं मिलने लग गया वुमेन्स को। तो ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया जेनी के इंट्रोडक्शन की वजह से। तो 1840s के बाद जो भी बिल्डिंग एक्टिविटी थी सिटीज़ में इंटेंसिफाइड हो रही थी, जो भी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ थे एम्प्लॉयमेंट की वो बढ़ रही थी, रोड्स चौड़े हो रहे थे, नए रेलवे स्टेशन आ रहे थे, रेलवे लाइन बढ़ रही थी, टनल, डग, ड्रेनेज, सीवर लेड, ये सारे के सारे बन रहे थे। तो वर्कर्स की जो डिमांड थी एम्प्लॉयमेंट, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जस्ट डबल हो गई थी 1840s में, और फिर 30 सालों में और डबल हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बच्चों कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।